हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके क्लास 10th का बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और इससे पहले क्लास 9th में आप बिल्कुल इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए, आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में, तो ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आगे के जो प्रोसेस हम लोग रेगुलर बाकी चैप्टर्स में करते हैं वो करेंगे, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन ढंग से देखना क्योंकि नया आपके लिए ये टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री आप नया टर्म है, नया सब कुछ है, तो ट्रिग्नोमेट्री आखिर में क्या है इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? द साइंस मेजरिंग ट्रायंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। साइंस का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब बेसिक क्या साइंस में क्या मतलब वो जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो पढ़ते हैं वो वाली साइंस नहीं। यहाँ पे साइंस का मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से एक सब्जेक्ट या फिर एक तरह से एक ब्रांच हम कह सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री होती है तो ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, अर्थ का मेजरमेंट, वैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते हैं ट्राइंगल्स का मेजरमेंट, ठीक है। ट्राइंगल्स का मेजरमेंट। आपको एक खुशखबरी बता देती हूँ, इसमें सिर्फ आपको एक ही तरह का ट्राइंगल पढ़ना है जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। लेकिन अभी आगे क्वेश्चंस देखेंगे तब पता चलेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में भी वो आपसे क्या क्या खेल खिलवाता है ना। डेराइवेशन, अब वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये इंडियन वर्ड तो है नहीं, ठीक है, और इंडियन भी होता तो कहीं से डिराइव्ड होता है ये वर्ड, है ना। तो डिराइवेशन का क्या है? सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, ये लैटिन वगैरह वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। और इसका ग्रीक कौन कौन से ओरिजिनल कौन से वर्ड थे? ट्रिग्नोन और मेट्रोन, ये जो दो वर्ड्स थे इससे डिराइव्ड है ये, ठीक है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल या फिर अ फिगर हैविंग 3 साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो वही बात आ गई, मेजरिंग ट्रायंगल्स। तो ये बेसिक हो गया कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री और कैसे है। अब हमें ये देखना है कि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी क्यों है, क्योंकि हर एक चीज़ को अब हम लोग जैसे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ते हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम बायो पढ़ते हैं, तो हमें पढ़नी क्यों है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी हमें पढ़नी क्यों है, देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे रोज़ रात को आप छत पे जाके देखेंगे तो आपको तारे दिखेंगे, ठीक है, कोई एक्सेप्शन ही कोई रात होगी जब बादल बादल हो तो नहीं दिखे, ठीक है। जैसे ये तारा है, ये यहाँ है, ठीक है, स्टार है, और आप यहाँ खड़े हैं, आप एक बहुत क्यूरियस इंसान है, ठीक है, ये आप हैं और ये स्टार है, और यहाँ पे आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, पापा मम्मी कोई भी खड़ा है, ठीक है ना, सिस्टर खड़ी है चलिए आपकी, है ना। तो अब आपको क्या है, आप अपनी सिस्टर से पूछ रहे हो कि ये तारा मेरी आंखों से कितनी दूर है और तेरी आंखों से कितनी दूर है, ठीक है। अब आपके पास कोई इतनी बड़ी वाली कोई मेजरिंग टेप नहीं है जिससे आप जाके तारे की दूरी नाप के आ सको। आप स्पेसशिप में उड़ के जाके और वहां से रोप वगैरह कुछ डाल के तारे की दूरी नहीं नाप सकते, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री के जरिए ये नाप सकते हैं कि आपसे, आपकी आंखों से तारा अप्रोक्सीमेटली कितनी दूर है। मतलब हम बिल्कुल उस जितना एग्जैक्ट दूर है उससे सिर्फ शायद कुछ पॉइंट्स पीछे रहे, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने दूर है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? अगर आपको ये पता है कि आपकी आंखों और उस तारे, मतलब इस आप दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, और आपकी सिस्टर और आपकी दूरी कितनी है, मतलब आप दोनों की दूरी आपको पता चल जाए और आपको पता चल जाए, एंगल का पता चल जाए, तो आप इजीली आप इस तारे की दूरी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स इसी ब्रांच का यूज़ करके, और मैं कहूँगी कि वो तारों की दूरी नाप सकते हैं, वो हम लोग इतने बड़े बड़े टावर्स को नाप सकते हैं, हम इतने बड़े बड़े किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं सिर्फ
एक ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए, ठीक है। अब 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको 0 से शुरू होता है, वो 0, फिर 30 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन इसके बीच में 45 भी आएगा, 45 डिग्री, देन 90 डिग्री। बस यहाँ इन 4-5 एंगल्स में ही हम लोग घूमेंगे। बट सीनियर क्लासेस में और भी बड़ा हो जाता है ये पूरा टॉपिक, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो कि होता है एंगल। एंगल को कैसे प्रायोरिटी देते हैं? इस एंगल के बेसिस पे ही हम लोग किसी साइड का पता लगा सकते हैं। अगर हमें एक एंगल और एक साइड पता हो, या फिर हमें कुछ हिंट भी गिवन हो, तो भी हम पता लगा सकते हैं इन दो बची हुई साइड्स की लेंथ का, ठीक है। तो एक एंगल होता है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इस एंगल को बोला जाता है थीटा, और इसका सिंबल होता है ऐसे। इससे पहले आप ज़रूर देख करके आए होंगे, और फिज़िक्स क्लास 9th में भी इसका नाम आया है जब आप फोर्स वाले चैप्टर में जाएंगे। cos 90 डिग्री ऐसे करके कुछ टर्म आई थी ना, उसी को अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एंगल होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसको बोला जाता है थीटा, और इस थीटा के बेसिस पे ही हम लोग साइड्स मेज़र करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे आप फिजिक्स से इंट्रोड्यूस हुए, आपने नई नई टर्म्स एक्सप्लोर की, जैसे ग्रेविटेशन एक्सप्लोर किया आपने, आपको ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने एक्सप्लोर किया, आपने साउंड वेव्स, आपने लैम्डा, वेवलेंथ, ये सब आपने देखा। वैसे ही जब आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो आपको नए नए टर्म्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था इसमें आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ना है आपको। इसमें ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं अगर आपसे पूछती, चलो इसे पहले गायब करते हैं, कि इसमें बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आपका डेफिनेटली सी जवाब होता कि जो ये नीचे वाला है ये तो बेस है, ये जो खड़ा है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती कि इस एंगल के हिसाब से बताइए कि बेस हाइपोटेनस है, इस थीटा के हिसाब से बताइए कि बेस हाइपोटेनस कौन सा है इस थीटा के हिसाब से, तो आपका जवाब क्या रहता? ओके, हो सकता है आपका जवाब ये रहता कि तब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोग परपेंडिकुलर और बेस कभी भी किसी ट्राइंगल के पहले से डिफाइन करके नहीं रख सकते, हम उसे एंगल के ज़रिए डिफाइन करते हैं। अगर हमारा थीटा ये है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ये तो हमारी परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। हाइपोटेनस एंगल के हिसाब से चेंज नहीं होती, इसे नेमिंग कर देते हैं। अगर थीटा सी है, थीटा जो है वो सी है, तब हम कह सकते हैं कि ए बी तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी सी हमारे पास बेस है। लेकिन अगर थीटा ए है, तब हमारे पास बी सी तो परपेंडिकुलर हो जाती और ए बी जो है वो हमारे पास बेस हो जाता, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हम लोग थीटा के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर थीटा ये है तो इसकी अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसकी एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। इन टर्म्स के बेसिस पे हम लोग लेंथ निकालते हैं, ट्राइंगल को मेज़र करते हैं इन टर्म्स के बेसिस पे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, ये जो टर्म्स हैं ये बड़े बड़े मैथमेटिशियंस द्वारा दी गई टर्म्स हैं, और ये जो टर्म्स हैं इनका बहुत काम है, और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में तो इसी का काम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स लिख के आनी पड़ेगी। जी नहीं, आप
गलत सोच रहा है। आपको सिर्फ बेसिक कुछ टर्म्स लिख के आनी पड़ती हैं और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं वो। जैसे साइन की हो गई SIN साइन, देखो इसको भी साइन बोला जाता है, इसको भी साइन ही बोला जाएगा, ठीक है। इसको कोसाइन बोला जाता है लेकिन इसके शॉर्ट फॉर्म को कॉस बोला जाता है। इसको टेंजेंट बोला जाता है बट इसकी शॉर्ट फॉर्म को टेन बोला जाता है। इसको कोसेकेंड बोला जाता है लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म को कोसेक बोला जाता है। इसको सेकेंड बोला जाता है बट इसकी शॉर्ट फॉर्म को सेक बोला जाता है। और कोटेंजेंट को, इसको तो कोटेंजेंट बोला जाता है लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म को कॉट बोला जाता है। मतलब शुरू के 3 लेटर्स उठा करके हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इन टर्म्स में कभी नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा इन टर्म्स में आता है। जहाँ तक पिछले सालों तक क्वेश्चन आया है, इन टर्म्स पे इतना ध्यान नहीं देना। हमें मैथमेटिक्स में ग्रामर पे इतना ध्यान नहीं देना होता, हमें सिर्फ डिजिट्स के साथ चलना होता है, ठीक है। तो हमेशा ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है इनमें हमेशा आएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो, और आंसर भी इन्हीं शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना होगा। अब इन सब की वैल्यूज़ बता देते हैं आपको। साइन थीटा, देखिए थीटा कभी नहीं छोड़ना है क्योंकि थीटा और इसका तो मैं कह रही हूँ पक्की वाली दोस्ती है। जब थीटा छूट जाएगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी हम बोलते वक्त कह सकते हैं कि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, लेकिन लिख के आएंगे तो हमें थीटा लगाना पड़ेगा। थीटा के बिना ये जो टर्म्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब थीटा ये है, मैंने पिछले पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नाम लिखेंगे ABC, ठीक है। तो अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर, थीटा ये है माना अपन ने, तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा। कोसाइन मतलब शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया अपने पास BC, हाइपोटेनस हो गई AC। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। इनको नहीं भूलना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नहीं भूलना है। इनको याद करने का तरीका अभी बताता है आपको। अब ये हो गए बाकी के 3 बचे हुए, क्योंकि 6 टर्म्स होते हैं तो ये हो गए बाकी के 3 बचे हुए। कोसेकेंड की वैल्यू हो गई हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेकेंड की वैल्यू हो गई बेस बाय हाइपोटेनस, और कोटेंजेंट की परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपने कुछ नोटिस किया होगा, नहीं किया तो मैं करवाती हूँ आपको नोटिस, कि ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो बचे हुए 3 रेशोज है ये इनके उल्टे होते हैं, मतलब इनके रेसिप्रोकल होते हैं। हम कह सकते हैं डैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। 1 अपॉन का मतलब होता है रेसिप्रोकल, आप सभी को पता है 1 अपॉन का मतलब होता है रेसिप्रोकल। जैसे हम लोग देखते हैं 1 इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू 1 बाय A, ऐसे करके कुछ टर्म्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो 1 अपॉन का मतलब होता है वो होता है रेसिप्रोकल। तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, और कॉट जो है वो टेन का उल्टा है। देखो ये रेशियोज, साइन जो है वो कॉस का उल्टा हो जाएगा, ठीक, साइन जो है वो कोसेक का उल्टा हो जाएगा, कॉस जो है वो सेक का उल्टा हो जाएगा, और टेन जो है वो कॉट का उल्टा हो जाएगा। सेम एप्लीकेबल है इन तीनों के साथ भी। कोसेक जो है वो 1 अपॉन साइन है, सेक जो है वो 1 अपॉन कॉस है, और कॉट जो है वो 1 अपॉन टेन है। तो ये आपस में कोरिलेशन पता चल गया आपको, कौन किसका क्या उल्टा होता है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पहली वाली स्लाइड का, और ये पहली वाली स्लाइड हो गई, और ये अब वाली स्लाइड हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतने सारे रेशियोज याद करने हैं, बिना ट्रिक के तो याद होंगे नहीं, तो ट्रिक यहाँ पे नोट कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, चलो श्रीमान चलो। अब देखो
ये बहुत फेमस ट्रिक है, बहुत फेमस है ना। तो इसमें पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का पी, हरी हरी बोलो का एच, एच बी। अब यहाँ पे मैथमेटिकली इसका मतलब हो गया, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गई हमारे पास बेस, और फिर ये तो परपेंडिकुलर हो ही गई। ये हो गई हमारे पास हाइपोटेनस, ये भी हो गई हाइपोटेनस, और ये भी हो गई बेस। ठीक है, अब सोना चांदी तोल का एस सी टी, चलो श्रीमान चलो का सी एस सी। एस का मतलब हो गया साइन, सी का मतलब हो गया कॉस, टी का मतलब हो गया टैन, सी का मतलब हो गया कोसेक, एस का मतलब हो गया सेक, और सी का मतलब हो गया कॉट। ठीक है, साइन की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू हो गई बेस बाय हाइपोटेनस, टैन की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक की वैल्यू हो गई हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की वैल्यू हो गई हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट की वैल्यू हो गई बेस बाय परपेंडिकुलर। साइन कोसेक का उल्टा हो गया, कॉस सेक का उल्टा हो गया, और टैन कॉट का उल्टा हो गया। सिमिलरली कोसेक साइन का उल्टा हो गया, सेक कोस का, और कॉट टैन का। ठीक है, ये आपके पास हो गई ट्रिक। अब आपको ये रेशियोज नहीं भूलने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जैसे अलजेब्रा हमने पढ़ा तो हमें कुछ नई नई आइडेंटिटीज़ का पता चला था ना। तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 ही आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। आपकी क्लास 10 इन 3 आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे निकल जाएगी। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली आइडेंटिटी है, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है, मतलब ये तीनों आइडेंटिटी आपके मुंह पर रटी हुई होनी चाहिए। रटना भी नहीं है तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 2 रेशोज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब बचे 4 रेशोज। तो बेचारे कॉट और टैन जो है ना वो हमेशा एडजस्ट करते ही रहते हैं। वो कभी साइन और कॉस के साथ एडजस्ट करेंगे, कभी उनके रेसिप्रोकल्स, उनके बेस्टीज कोसेक और सेक के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। साइन और कॉस के साथ कैसे करते हैं, टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सी फॉर कोसेक, सी फॉर कॉट। ये टी का ध्यान रखना क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब कभी भी कंफ्यूजन होना कि माइनस में कोसेक था कि कॉट था, तो एक बात ध्यान रखना, माइनस हमेशा एडजस्टमेंट करने वाले ही लेंगे, जो कि हो जाएंगे हमारे पास कॉट और टैन। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये इधर जाएंगे तो भी पॉजिटिव रहेंगे, और ये इधर हैं तो भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन इधर जाते ही ये सुधर जाते हैं और ये पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, अगेन थीटा नहीं भूलना है। ठीक है, आइडेंटिटी लिखते वक्त भी। अब ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली, हमने याद कर ली, ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिटीज आई कहाँ से, हम कैसे मान ले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ही होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो वो आप देखते हैं। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपके पास आइडेंटिटी है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं ना भाई, आपको नहीं मानना, चलो मत मानो, प्रूफ हो जाएगा तो मान लोगे। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम हम लोग दे देते हैं ABC। ABC नेम दे लिया, और इसके थीटा हम लोग ये मान लेते हैं। थीटा अगर बेस पे मानो हो तो सबसे सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है,
ये हमारे पास थीटा हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं इस थीटा के हिसाब से क्या, हाइपोटेनस तो सेम रहेगी, सबसे लंबी साइड, वो तो उनका नाम चेंज हो जाता है, लेंथ थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। बी सी हमारे पास बेस हो जाएगा और ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि अब भी जस्ट अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ के आए हैं, है ना। बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अभी याद कर रही थी। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे ए सी है, हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पे ए बी है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब बेस है हमारे पास यहाँ पे बी सी है और हाइपोटेनस ए बी है, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं डैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, अगर इस टर्म का स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरे का भी स्क्वायर होगा। जब इस पूरे का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, बचेगा ऊपर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर आपको याद हो, पाइथागोरस थ्योरम नहीं भूले हो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग कर सकते हैं डैट ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कैंसिल, बचा 1। क्या प्रूफ करना था, 1। तो अब हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वेदर थीटा जो है वो 60 हो, 30 हो, 40 हो, 20 हो, जो मनाए वो हो, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेम हम लोग ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, ये थीटा लिया, इंक चेंज कर लेते हैं, ये हमने थीटा लिया, ठीक है, ये थीटा हो गया। तो इस थीटा के हिसाब से ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। सेम प्रोसेस करते हैं और इसे भी चेक करते हैं, ठीक है। टू प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नाउ हम लिख सकते हैं डेट कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस यहाँ पे नेमिंग नहीं की अपन ने, कोई बात नहीं, ए बी सी, मतलब हाइपोटेनस यहाँ पे ए बी है और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास ए सी है, ठीक है। और कॉट थीटा में बेस जो है वो हमारे पास है बी सी और ए सी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ा, ए सी स्क्वायर एलसीएम आ गया, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है, ये हमारे पास बेस है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम लिख सकते हैं डेट ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर उसकी जगह ये लिख सकते हैं अपन ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर कैंसिल, बचा 1। तो अब हम कह सकते हैं डेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, थीटा चाहे 30, 60, 40 कुछ भी हो। अब हमारी बची लास्ट आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम लोग सेम थीटा ले लेते हैं। थीटा ले लिया अपन ने, थीटा ले लिया। अब हमारे पास ये सेम हाइपोटेनस आ गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस आ गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनस बाय बेस और टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनस बाय बेस और टेन थीटा की ये हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ए सी हाइपोटेनस है, बेस यहाँ पे है बी सी, तो सेक थीटा की वैल्यू तो यहाँ से आ गई ए सी बाय बी सी। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास ए बी बाय बी सी। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। सेम बी सी स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ गया, ऊपर बचा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है, ए सी हाइपोटेनस हो गया, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1। तो हम कह सकते हैं डेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये हमने आइडेंटिटीज भी प्रूव कर ली। हमने आइडेंटिटीज प्रूव करने के बाद में अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो आर डी शर्मा है उसकी पहली एक्सरसाइज या एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास दैट साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये 1/3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए, कोसेक ए, टेन ए, सेक ए। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं चलो। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल, बिकॉज पिक्चर जो होती है वो आपको समझने में बहुत हेल्प करती है। जो डायग्राम आप ड्रॉ करते हो पेपर में, उससे आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। ए ही दिया हुआ है तो हम इसको ए बी सी ही नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को एंगल ए के हिसाब से हमें निकालना है।
तो एंगल ए को हम लोग थीटा मानेंगे, और क्वेश्चन में भी अपन को एंगल ए ही दिया हुआ है, तो एंगल ए को थीटा मानेंगे। एंगल ए को थीटा मान लिया हमने, मान लिया, चलो थीटा मान लिया। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डैट साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, या फिर हम कहें साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम कह सकते हैं डेट 1/3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 1 निकलेगी और हाइपोटेनस 3। अब ये सेंटीमीटर मीटर नहीं, इसके आगे हम यूनिट लगाते हैं। इसके आगे यूनिट इसलिए लगाते हैं क्योंकि 1/3 आप जैसे किसी भी चीज़ को काटा, जैसे अपन ने 3/9 को ही काटा तो उसका भी रेशो 1/3 आ गया, है ना। तो वैसे ही हमें पता नहीं है कि ये क्या है, इसलिए हम लोग उसके आगे यूनिट लिखते हैं। हम लिखते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट और हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें बाकी के रेशोज निकालने हैं। ठीक है, तो अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम लिख सकते हैं डैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच मीन डैट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं। अब अगर हमने वैल्यूज ही यूनिट में लिखी है तो जो बेस भी निकलेगा वो यूनिट में निकलेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो 8 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, तो बेस आ जाएगा अपने पास √8 यूनिट। ये अपने पास बेस आ गया। ठीक है, ये अपने पास बेस आ गया। अब पूछा क्या क्या अपन से, कॉस ए कोसेक ए प्लस tan A sec A, tan A और sec A। अब इन चारों की वैल्यू निकालते हैं। cos A इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, कोसेक A इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस और sec A इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय बेस। cos A की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू आई हमारे पास 3 और बेस की √8, तो हो जाएगा √8/3। कोसेक A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 1/√8, परपेंडिकुलर 1 है, √8 बेस निकला है अपना, और sec A की हाइपोटेनस है हमारे पास 3
और बेस निकला है √8। ठीक है, अब जो टर्म्स मल्टीप्लाई में उन्हें मल्टीप्लाई में लिखते हैं, कॉस ए और कोसेक ए मल्टीप्लाई में, मतलब √8/3 इंटू 3 प्लस 1/√8 इंटू 3/√8 ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, हमने जो टर्म्स मल्टीप्लाई में थी वो मल्टीप्लाई में लिख दी। जो टर्म्स हमारे पास प्लस में थी, मतलब कॉस ए और कोसेक ए मल्टीप्लाई में थे, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस ए और कोसेक ए मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और हमारे पास जो tan ए और sec ए थे वो भी मल्टीप्लाई में थे, तो हम लिख सकते हैं कि tan ए और sec ए मल्टीप्लाई में थे, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई में लिख दिए। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स हो गई। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास √8 प्लस, अभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √8 इंटू √8 इज इक्वल्स टू 8। अब हमारे पास 8 यहाँ से एलसीएम आ गया, 8 को 1 से डिवाइड किया तो ये ऊपर की साइड आ जाएगा 8 प्लस √8 प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो √8 इंटू √8 इज इक्वल्स टू 8 और 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। ये √8 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा अपने पास √8। अब अपने पास ये आ गया 8 प्लस 3, तो हम लिख सकते हैं 11√8/8। अब या तो आप इसे रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर लो, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो हमारे पास कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए सेक ए, इसकी वैल्यू क्या निकली? हमारे पास निकली 11√8/8। ठीक है, होप ये क्वेश्चन समझ में आया। ये जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल माइल्ड क्वेश्चन था, माइल्ड क्वेश्चन मतलब इजी वाला। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले बेस की वैल्यू निकाली, उसके बाद में ये जो अपने पास क्वेश्चन गिवन था इसकी वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी, नहीं पी क्यू आर गिवन है अपन को, और अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? क्यू की। तो क्यू को बेस पे ले लेते हैं। ठीक है, चलो इरेज करते हैं पहले। क्यू को हम लोग बेस पे ले लेते हैं, क्यू को बेस पे लिया और परपेंडिकुलर और ये, तो पी ओ क्यू हो गया या पी क्यू ओ, जो भी ओ पी क्यू गिवन है अपन को, तो ओ पी क्यू ये हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, P को यहाँ ले लेते हैं, Q अपन से पूछा है तो Q को तो अपन लोग ले लेते हैं बेस पे, और OP को O को ले लेते हैं अपन ऊपर की साइड पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है अपने पास? यहाँ से अपने पास गिवन है that OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये अपन को गिवन है। ठीक है, OP 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस OP, मतलब ये हो गया OQ माइनस PQ, ये अपन को गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहाँ से अगर OQ की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1 प्लस PQ, या फिर हम लिख सकते हैं OQ की वैल्यू PQ प्लस 1, बात एक ही है। ठीक है, हमने लिख दी। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यह हमें पता है। हाइपोटेनस हमारे पास OQ है, लेकिन OQ की वैल्यू क्या है? 1 प्लस PQ। चलो पहले OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस है अपने पास PQ
का स्क्वायर प्लस OP, OP क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। OQ का स्क्वायर, अब इसकी OQ की जगह अपन ये लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 और 2 इंटू PQ इज टू PQ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर और OP की वैल्यू कितनी थी, 7, 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। अब हम लोग PQ को उधर की साइड भेज देते हैं, तो जगह 1 प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर प्लस 49, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास बची 1 प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 49, यहाँ से हमारे पास 2PQ की वैल्यू आएगी 49 माइनस 1, तो 2PQ की यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 48, PQ की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास 48/2 जो कि हो जाएगी 24, तो यहाँ से PQ की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। अब OQ की वैल्यू क्या थी, OQ की वैल्यू थी 1 प्लस PQ, ये OQ की वैल्यू थी, तो हम कह सकते हैं OQ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस 24 दैट इज 25, ठीक है। तो OQ की वैल्यू हमारे पास निकली 25। अब यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गिवन है क्वेश्चन में, तो हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, बेस की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वैल्यू निकालनी है साइन क्यू और कॉस क्यू की, तो साइन क्यू यहाँ से हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनस है हमारे पास 25, 7/25 और कॉस क्यू आपके पास हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज बेस है आपके पास 24 और हाइपोटेनस है 25। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ गुड डे।